सबसे पहले जो चीज आती है, आपको अपने कंप्यूटर की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, और ये डेफिनेशन आप चाहे किसी भी बुक से करो, ठीक है, सब में लगभग सेम मिलेगी, मीनिंग एक ही होगा उस डेफिनेशन का। आप अपनी तरफ से कोई भी डेफिनेशन लिखते हो एग्जाम में, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया आपका, एक्सप्लेन द कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, तो थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए आपकी डेफिनेशन में, ये नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया वहां पर। तो ड्राइव फ्रॉम वर्ड कंप्यूट, जो आपका कंप्यूटर है वो एक्चुअल में कहाँ से आया है, जब वर्ड की अगर हम बात करें तो कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब होता है किसी चीज की कैलकुलेशन करना, ठीक है। A computer is an electronic device that take data and instruction as input. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, डिवाइस है, जिसका काम है डाटा और इंस्ट्रक्शन लेने का, ठीक है, इनपुट का मतलब लेने का, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। डाटा और इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, डाटा जो भी हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं वो कंप्यूटर के लिए डाटा ही है, ठीक है। और जब कंप्यूटर हमें कोई चीज कैलकुलेट करके देता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, इंफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो हम कंप्यूटर से जो काम करवाना चाहते हैं उस काम के लिए हमें कुछ तो बताना पड़ेगा कंप्यूटर को, तो जो भी हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं या कंप्यूटर को बताते हैं एनी मेथड, वो उसके लिए डाटा है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है यहाँ बेसिकली कि करना क्या है, ये जो डाटा आपको दिया है उसके ऊपर करना क्या है, ठीक है। तो डाटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को एज इनपुट देते हैं। आपने मान लो जैसे कैलकुलेटर के अंदर 1+1 टाइप किया, 1 क्या है, डाटा है, और जो बीच में प्लस लगाया आपने सिंबल, वो क्या है, इंस्ट्रक्शन है, भाई 1 और 1 को प्लस करना है, तो वो प्लस ही करेगा, अपनी तरफ से वो सेंसिटिव नहीं है, वो माइनस नहीं करेगा उसको, जैसा आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उसी बेस पे वो आपको कैलकुलेशन करके रिजल्ट भी देगा, ठीक है। तो हम कंप्यूटर जो कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम डाटा और इंस्ट्रक्शन एज इनपुट देते हैं, और उस इनपुट के ऊपर वो क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेस का मतलब उसके ऊपर काम करना शुरू करता है, ठीक है। प्रोसेस द डाटा एंड प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट, जो हमने 1+1 कंप्यूटर के अंदर फीड किया है, अब वो उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेगा, कैलकुलेट होने के बाद जो हमें मिलेगा वो हमारे लिए क्या है, इंफॉर्मेशन। उसने रिजल्ट क्या दिया आपको, 2, तो 2 हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन, भाई 2 आया है एज ए रिजल्ट, तो वो हमारे लिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा एक ग्राफ के फॉर्म में अगर आप दिखा देते हो तो आपके 5 मार्क्स वहां कहीं नहीं जाएंगे। ये आपका सेक्शन डी आएगा एक एग्जाम के अंदर, जिसका 1 ईयर का कोर्स है या 6 मंथ का जो कोर्स है, उसके अंदर सेक्शन डी होता है हमारा, उसके अंदर 10, 12, 15 क्वेश्चन होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए 5 मार्क्स के। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन पेपर का सैंपल दिखा दूंगा किस तरीके से क्या है। तो अब 5 मार्क्स लेने के लिए आपको 5 मार्क्स का दिखाना भी पड़ेगा अपने क्वेश्चन के अंदर आंसर, ठीक है, ये नहीं कि 2-3 लाइनें आपने टाइप की और वो 5 मार्क्स आपको दे देगा। तो जो अब हमने 3 लाइनें यहाँ पर पढ़ी हैं या लिखी हैं, उसी को हम एक हल्के से ग्राफ के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब बीच में क्या है, प्रोसेस। अब ये कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करने का काम किसका होता है, आपके सीपीयू का, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका जो कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। अब 1 और +1 को जो प्लस करने का काम है वो किसका, आपके प्रोसेसर का है। तो प्रोसेसर तक हमने क्या किया, डाटा भेजा, उसने प्रोसेस किया, आउटपुट की फॉर्म में हमें अपना इंफॉर्मेशन मिला एज ए 2, ठीक है। किसके बिहाफ पे, इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे। जो प्रोसेसर है वो किसके बिहाफ पे काम करता है, इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे। आपने जो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया होगा कंप्यूटर को, वो उसी के बिहाफ पे कैलकुलेशन आपके लिए करेगा, वो अपनी मर्जी से वहां पर कुछ भी नहीं करता, ठीक है। तो ये आपकी एक लॉजिक से इंफॉर्मेशन है, डेफिनेशन है अबाउट कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जो आपका कंप्यूटर है वो 2 पार्ट में होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हम किसको बोलते हैं, जो भी आपकी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है, कोई भी कोई भी ऐसी डिवाइस जिसको आप टच करके देख सकते हो,
वो हार्डवेयर के अंदर इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, ना तो खाली हार्डवेयर काम करता है ना खाली सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक है, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए हार्डवेयर चाहिएगा, अगर हार्डवेयर है तो उसको एक्टिव करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिएगा। सपोज आपने मार्केट से अपना नया कंप्यूटर ले लिया, लैपटॉप ले लिया, लेकिन जब तक आप उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करोगे, विंडो नहीं इंस्टॉल करोगे, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरा मान लो जैसे आपके पास प्रिंटर के सॉफ्टवेयर है लेकिन प्रिंटर नहीं है, तो प्रिंटर भी काम नहीं करेगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे के लिए कंप्लीशन का काम करती है, दोनों एक दूसरे के साथ जब जुड़ेंगी तभी काम होगा। तो आपका जो कंप्यूटर है वो दो पार्ट में है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। The electronic device is known as hardware and the set of instruction is known as software. Software क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन का ग्रुप। आपको मान लो जैसे एमएस वर्ड पे काम करना है या एक्सेल के अंदर काम करना है, तो एक्सेल के अंदर फंक्शन बनाए होंगे, रूल सेट किए होंगे, भाई अगर इस तरीके से फॉर्मूला लगाता है कोई तो ये रिजल्ट आना चाहिए, अगर हम ये कमांड देते हैं तो ये रिजल्ट आना चाहिए। तो ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर हम काम करवाते हैं या सॉफ्टवेयर से जो हम काम करते हैं, सॉफ्टवेयर किसके बेस पे काम करते हैं? जो सॉफ्टवेयर के अंदर रूल सेट किए गए हैं, एक तरह से पैक ऑफ रूल आप कह सकते हो। ठीक है, रूल का पैकेज भी एक तरह से आपका सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इंस्ट्रक्शन इज नोन एज सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। भाई हम कंप्यूटर को यूज क्यों करते हैं, उसकी क्या खासियत है? अब आज के टाइम में ऐसी कोई फील्ड मेरे हिसाब से तो नहीं होगी जहाँ कंप्यूटर यूज ना होता हो मोस्टली। ठीक है, अब उसकी वजह क्या है? सबसे पहला तो कंप्यूटर स्पीडली काम करता है आपके लिए। दूसरा एक्यूरेसी के साथ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ? हिंदी में मतलब बताओ एक्यूरेसी का। निश्चित मतलब उसका सही काम करना। बिल्कुल सही। ठीक है, नियर अबाउट 99.9% वो जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, अपनी तरफ से वहां वो कोई एडजस्टमेंट नहीं करता। ठीक है, तो जैसा हमें एक्सपेक्ट होता है कंप्यूटर से कि ये रिजल्ट देगा तो वो वैसा ही देता है। ठीक है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ये थकता नहीं। एज ह्यूमन पर्सन हम अगर 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, तो हमारी एक लिमिटेशन है शरीर की, बॉडी की। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो क्योंकि एक मशीन है, तो उसके ऐसा कोई चीज नहीं है कि वो थक जाएगा, मना कर देगा आपको भी मैं ये काम नहीं कर सकता, थक गया। नेक्स्ट है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का यहाँ मतलब है कि वो अनेक तरह के काम अकेला कर सकता है। ठीक है, आपकी मान लो कोई भी लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, आप उससे अलग अलग तरह के कोई भी काम करवा सकते हो। अपना कैलकुलेशन का काम है, टाइपिंग का काम है, वीडियो रिकॉर्डिंग का काम है, ऑडियो का काम है, प्रेजेंटेशन का काम है, प्रिंटिंग का काम है। ठीक है, जो जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर से काम, वो अकेला कर सकता है। ठीक है, तो वो वर्सेटाइल एक मशीन है। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग का मतलब उसके पास स्टोरेज का एक मीडियम है, आप उसको जितना चाहो डाटा सेव उसके अंदर करवा सकते हो, अपने कितने भी लंबे टाइम के लिए रख सकते हो उसको सेव। एंड लास्ट के जो दो पॉइंट है वो थोड़े से नेगेटिव है इसके लिए, नो आईक्यू एंड नो फीलिंग। उसकी अपनी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो सारा इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करेगा। भाई अगर आपने 1+1 बोला है तो वो प्लस ही करेगा, माइनस तो करेगा ही नहीं। ठीक है, उसका सारा काम इंस्ट्रक्शन बेस्ड है, जैसा इंस्ट्रक्शन उसको दोगे वो वैसा ही काम करेगा, अपनी तरफ से उसकी कोई फीलिंग नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये चीजें आपको अपने 5 मार्क्स के अंदर एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जो 1 ईयर के कोर्स में है स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के अंदर एक्सप्लेन करने के अंदर, तो आपको कंप्यूटर की जनरेशन और हिस्ट्री, हिस्ट्री और जनरेशन दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अगर खाली जनरेशन पूछा है तो आपको हिस्ट्री बतानी बतानी पड़ेगी, अगर सिर्फ हिस्ट्री पूछे तो जनरेशन बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हिस्ट्री का यहाँ पर कंप्यूटर की का हिस्ट्री का मतलब क्या है कि देखो डायरेक्टली कंप्यूटर तो बना नहीं होगा,
कंप्यूटर तो डेवलप होते होते कुछ और चीज से बना है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा कंप्यूट वर्ड कैलकुलेशन, हम जो एक्चुअल में जो चीज बना रहे थे, डेवलप कर रहे थे, वो एक ऐसी मशीन बना रहे थे जो कैलकुलेशन के लिए काम करे। जो साइंटिस्ट उस टाइम पे जो चीज बना रहे थे उनके माइंड में कंप्यूटर नहीं था, ठीक है। उनके माइंड में एक ऐसी मशीन थी जो कैलकुलेशन के लिए काम करे ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर तो उनके माइंड में था ही नहीं वर्ड, ठीक है। तो कहाँ से शुरुआत हुई कंप्यूटर की, ये आपका हिस्ट्री में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, ये भी क्या कह रहा है, कैलकुलेटिंग मशीन, कंप्यूटर नहीं बोल रहा। फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन अबेकस मींस कैलकुलेटिंग बोर्ड, जो सबसे पहले कोई मशीन बनी थी अबेकस की, वो कैलकुलेटिंग के लिए ही बनी थी, कुछ डिजिट को कैलकुलेट करने के लिए, माइनस प्लस डिवीजन मल्टीप्लाई ऐसे काम करने के लिए, ठीक है। जो आज के टाइम में हम कैलकुलेटर यूज करते हैं उसकी शुरुआत यहाँ से हुई, ठीक है। सेकंड, मैकेनिकल डिवाइस नेपियर बोन्स फॉर द पर्पज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो दूसरी डिवाइस सेम काम के लिए किसकी थी, नेपियर बोन्स। इसके अंदर क्या था, स्लाइड रूल फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप चार काम उस मशीन से करवा रहे थे। तो नेपियर बोन्स या अबेकस में जो कैलकुलेटिंग मशीन बनाई थी उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चार कॉमन बेसिक मैथमेटिक्स के काम आप उस मशीन से मैनुअली करवा सकते हैं, ऑटोमेटिकली नहीं, अभी भी मैनुअली ही है वो। देन फिर आई पास्कल, पास्कल्स एडिंग एंड सब्ट्रैक्टरी मशीन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग मशीन। अब यहाँ से आपका शुरू होता है कंप्यूटर का जनरेशन। एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कंप्यूटर के रेफरेंस में। चार्ल्स बेबेज, हम नॉर्मली बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने ही स्टार्टिंग में एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा इंजन डेवलप किया था जो ऑटोमेटिकली काम करता था। अब इससे पहले जो भी हमने नेपियर बोन्स या मैकेनिकल उसकी एबेकस की जो मशीन पढ़ी है वो मैनुअल काम करती थी, उसके अंदर हमें अपने हाथ से ऊपर नीचे चीजें करनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन ये जो चार्ल्स बेबेज है, इसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो ऑटोमेटिकली इनपुट के बिहाफ पे कैलकुलेशन करती थी, ठीक है। था वो भी अभी भी एक कैलकुलेटिंग मशीन फॉर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, नॉट फॉर एज लाइक कंप्यूटर, ठीक है। तो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैलकुलेटर टू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन। जो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिक इंजन था वो क्या काम करता था, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों चीजों को यूज करता था, ठीक है। मैकेनिकल में क्या होता है, चीजें मैनुअली काम करती है, जब इलेक्ट्रिकल साथ ऐड हो जाता है तो चीजें ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देती है। तो जो चार्ल्स बेबेज ने मशीन बनाई, इंजन बनाया, वो एक ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता था कैलकुलेशन को। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर इज द एग्जांपल ऑफ दैट। आज के टाइम में हम जो कैलकुलेटर यूज करते हैं वो चार्ल्स बेबेज के एनालिटिक इंजन का ही एक डेवलप्ड मॉडल है, ठीक है, एग्जांपल है। अब ये सिर्फ एक स्लाइड का आप अगर एक्सप्लेन करते हो तो एग्जामिनर के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद आपको अपना स्टार्ट करना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का यहाँ मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर अब बनना स्टार्ट हुआ है वो किस किस टाइम पीरियड में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। वो 10-10 15-15 साल के गैप के बिटवीन आपको डिटेल आपको देगी, ठीक है। आप 4 जनरेशन भी बोल सकते हो, 5 जनरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग की 3 जनरेशन आपको सही अगर मालूम है तो 4th और 5th में थोड़ा आप अपनी तरफ से मॉडिफाइड करके ऐड करवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है उसका टाइम पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड के अंदर कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं 2-4 साल, अलग 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 बुक के अंदर ये अलग अलग मिलेगा आपको। वो कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम पीरियड को थोड़ा 2-4 साल ऊपर नीचे कर सकते हो, एडजस्टेड है। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो वही होनी चाहिए जो उस जनरेशन के अंदर हुई होगी, ठीक है। ये नहीं कि फर्स्ट जनरेशन को बता रहे हो लेकिन एक्सप्लेन आप उसको आज के टाइम में कर रहे हो,
आज के टाइम में जो डिवाइसेज है वो ऐड कर रहे हो वहाँ पर, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट जनरेशन जो आती है 1942 1956। अब इस जनरेशन की खासियत क्या थी, देखो अभी यहाँ कंप्यूटर बना नहीं है, बनना स्टार्ट हुआ है। तो जब बनना स्टार्ट हुआ था तो जिस टाइप का आपका कंप्यूटर था उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हुई थी या हो रही थी वो आपको बतानी है। सबसे पहला और कॉमन पॉइंट है यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब यूज टू बिल्ड सर्कुलेटरी फॉर कंप्यूटर। आपका जो कैलकुलेटर था उसको थोड़ा सा डेवलप किया गया एक कंप्यूटर की फॉर्म में, ठीक है, चेंज करना स्टार्ट हुआ है। तो उसके अंदर जो हम ऑटोमेटिक काम करवा रहे थे अपने कंप्यूटर से, उसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब का। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, एक तरह से प्रेशर जो ट्यूब होती है, उनसे क्या था, उनके अंदर जब प्रेशर फिल करते थे तो जो पॉइंट थे वो ऊपर नीचे होते थे कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब इस जनरेशन में जो आपका कंप्यूटर था वो एक पूरे रूम के साइज का था, क्योंकि यहाँ पर सारी मैनुअल चीजें यूज हो रही थी, बड़ी बड़ी चीजें थी। अब वैक्यूम ट्यूब है, पूरे पिलर के टाइप का वैक्यूम ट्यूब होता था, तो उसकी वजह से अब जो आपकी लैब है वो पूरा कंप्यूटर का एक पार्ट था। ठीक है, तो काफी बड़ा। अब आज के टाइम में आपकी एक लैब के अंदर 45 कंप्यूटर हैं। उस जनरेशन में जब स्टार्ट हुआ था तो एक ही था पूरा। तो सेकंड पॉइंट है यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन मिलीसेकंड। वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी वो कैलकुलेशन के लिए थी, और जो कैलकुलेशन होते थे उसका जो टाइम था वो मिली सेकंड का था। वेरी लार्ज इन साइज। ठीक है, आपको अपना वैक्यूम ट्यूब याद रखना है। वैक्यूम ट्यूब अगर याद रखोगे तो वैक्यूम ट्यूब से रिलेटेड 3-4 पॉइंट आप बना सकते हो इजीली। तो वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी कैलकुलेशन के लिए, काम था वैक्यूम ट्यूब का, उसकी वजह से काफी बड़ा साइज था। अब जितना बड़ा मशीन का साइज होगा वो स्लो भी उतनी ही होगी। ठीक है, उतना ही स्लो परफॉर्मेंस होगा उसका। यूज मशीन लैंग्वेज टू परफॉर्म ऑपरेशन, यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम पंच कार्ड एंड आउटपुट ऑन पेपर। आपने पंच कार्ड देखा होगा, पेपर में होल करते हैं जिससे पंच। तो इसी टाइप का एक वहां पर जो मशीन आपकी वैक्यूम ट्यूब से जो रिजल्ट देती थी, ठीक है, उस रिजल्ट को पेपर पे लेने के लिए पंच कार्ड यूज किया जाता है। तो मान लो कोई कैलकुलेशन आपने डाली, इस कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आया वो मान लो 10 आया, तो आपका एक पंच कार्ड लगा हुआ था वहां पर, वो 10 पंच होल कर देता था, तो उससे पता लग जाता था भाई रिजल्ट 10 बनता है। ठीक है, तो एक मैकेनिकल मेथड था उस टाइम पे। कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन वर्क, अब ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इंटरव्यू में वाइवा में पूछी जाती है। फर्स्ट जनरेशन का कोई एग्जांपल दो, कंप्यूटर का नाम बताओ। एनिएक, एडवैक या यूनिवेक। ठीक है, ज्यादातर आपका यूनिवेक पूछा जाता है। यूनिवेक उल्टा पूछ ले भी, यूनिवेक कौन से जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन का आपका ये कंप्यूटर है। एग्जाम्पल आपको ये तीन कोशिश करोगे याद रहे, एनीवेक, एडवैक एंड यूनिवेक, कंप्यूटर ऑफ फर्स्ट जनरेशन। एनियाक इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट काम करते थे। इससे पहले जो भी चीजें थी या जो भी आपके कैलकुलेटर थे वो मैकेनिकल थे, उनमें मैनुअली काम होता था। ठीक है, मेन चीजें थी सारी मैनुअली प्रोसेस होती थी। ये तो हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन का। देन सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1940 टू 56, और उसी से फिर हमने सेकंड कंटिन्यू कर दिया 56 से 63। अब जो चीज आपने फर्स्ट जनरेशन के अंदर पढ़ी है, ठीक है, अब उनसे आगे चलना है आपको। तो ट्रांजिस्टर, अब देखो कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हो रहा था, वैक्यूम ट्यूब। तो सेकंड जनरेशन में जब डेवलपमेंट हुआ तो वैक्यूम ट्यूब की जगह ले ली ट्रांजिस्टर ने। आज के टाइम में अगर हम ट्रांजिस्टर समझेंगे क्या होता है, तो आपने आईसी सुना होगा। आईसी सुना होगा ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, ब्लैक कलर की चिप्स जैसे होती हैं, तो वो आज के टाइम में आईसी है। लेकिन वो आईसी क्या है, हजारों ट्रांजिस्टर का एक ग्रुप है। लेकिन उस सेकंड जनरेशन के अंदर अभी वो अलग अलग थे, आईसी नहीं बनी थी, वो ट्रांजिस्टर अलग अलग थे। ठीक है, आज जिसको हम आईसी बोल रहे हैं उस आईसी के अंदर हजारों ट्रांजिस्टर मर्ज कर दिए। जो हमारी सेकंड जनरेशन है उस जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर भी फिलहाल अलग अलग है। ठीक है, हर काम को करने के लिए अब वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गए। अब ट्रांजिस्टर आ गए तो
साइज कम हो गया, साइज कम हो गया तो कैलकुलेशन का जो टाइम है वो भी कम हो गया, मतलब पहले से कम टाइम लेने लगा, थोड़ा जल्दी आपका कैलकुलेशन होने लगा। स्मॉलर इन साइज एंड फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन की जगह आपका छोटा हो गया साइज कंप्यूटर का और कैलकुलेशन में फास्टर हो गया। कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, तो सीपीयू का कंसेप्ट है, ठीक है, वो भी आपका सेकेंड जनरेशन के अंदर डेवलप हुआ। मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इनपुट एंड आउटपुट केम इनटू पिक्चर, जो आपका माउस है या डिस्प्ले है, कीबोर्ड है, ठीक है, ये सेकंड जनरेशन के अंदर कंसेप्ट बन गया था कि भी अगर इस मशीन के अंदर हमें कुछ डाटा डालना है तो कोई ऐसी दूसरी चीज हो हमारे पास जिससे हम वो डाल सकें, लाइक कीबोर्ड या माउस, और जो रिजल्ट आए वो पंच कार्ड पे ना आए, कोई डिस्प्ले में स्क्रीन पे आ जाए। तो उस टाइम पे सेकंड जनरेशन में माइंड में ये थॉट्स आए थे, डेवलप नहीं हुए थे अभी, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, programming language, input and output units came into picture. Use assembly language to give instruction. इसमें सारी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद रखते तो अच्छी बात है। 3 मेन लाइनें हैं वो अपनी जरूर याद रखना। पहला ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर से रिलेटेड अपना सेकंड पॉइंट, ठीक है, इन दोनों लाइनों को एक ही मान के चलना। दूसरा है कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू का जो कंसेप्ट था, इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो कंसेप्ट था वो। और लास्ट, जो आपके कंप्यूटर बने सेकंड जनरेशन के अंदर, फर्स्ट जनरेशन में कौन से थे, एनिएक, एडवैक और यूनिवैक, ठीक है। तो अब वो जब डेवलप हुए सेकंड जनरेशन के अंदर और चेंजेस किए गए, तो जो कंप्यूटर बने वो है IBM 16 बेस, सबसे ज्यादा कॉमन जो चीज आपसे पूछी जाती है वो, ठीक है। 16 बेस एक ही याद रख लो, CBSE या इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। IBM 16 बेस क्यों, क्योंकि IBM आज के टाइम में भी एक कंपनी है, वो काम करती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो उसने अपना एक कंप्यूटर डेवलप किया था उस सेकेंड जनरेशन में, जिसको नाम दिया था 16 बेस, तो इसको याद रखना। तो 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर, कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और लास्ट IBM 16 बेस, कंप्यूटर नेम ऑफ सेकंड जनरेशन, ठीक है। एंड द थर्ड जनरेशन 1964 टू 1971। अब इस जनरेशन में क्या डेवलपमेंट आई, जो आप सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, तो अब थर्ड में आके वो ट्रांजिस्टर इंटीग्रेटेड हो गए, IC में आ गए। अब उन ट्रांजिस्टर को भी मर्ज कर दिया। पहले हर एक काम को करने के लिए अलग अलग ट्रांजिस्टर रख रहे थे, अब हमने क्या किया, उन सभी ट्रांजिस्टर को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। तो जुड़ने के बाद वो जो चीज बोली गई वो होगी IC, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। तो अब वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर साइज कम हो गया, ट्रांजिस्टर से IC बढ़ गई और साइज कम हो गया, तो आपका जो कंप्यूटर है एक कॉम्पैक्ट सिस्टम बन गया, मतलब पहले से आधा हो गया या 1/3 कह सकते हो, ठीक है। अब उसकी भी स्पीड बढ़ गई। They use integrated circuit IC, that is IC is a silicon chip that embedded as an electronic circuit। कोई भी आज के टाइम में आप PC बोर्ड देख लेना, ठीक है, उसके अंदर IC आपको जरूर मिलेगी। बगैर IC के कोई भी आपका मदरबोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ट्रांजिस्टर तो यूज होने ही होने हैं, और ट्रांजिस्टर अब IC की फॉर्म में यूज होते हैं। कोई 1000 काम करने तो 1000 ट्रांजिस्टर नहीं लगाएंगे, हम एक IC लगा देंगे जिसके अंदर वो 1000 ट्रांजिस्टर इंक्लूड होंगे, ठीक है, साइज कम करने के लिए। तो साइज रिड्यूस हो गया तो स्पीड बढ़ गई। बेसिक एंड कोबोल लैंग्वेज आपकी डेवलप हुई, जो अभी तक मशीन लैंग्वेज या प्राइमरी लैंग्वेज हम यूज कर रहे थे, अब आ गई आपकी बेसिक बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका कोबोल, वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब जो आपका कंप्यूटर देखो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ रही है, अब आपका जो कंप्यूटर है या जो मशीन है वो हमारी भाषा नहीं समझ रहा, ठीक है, तो
कि अपनी कोई एक लैंग्वेज डेवलप करनी जरूरी है जिसको वो समझ सके, जिसके ऊपर हर कोई काम कर सके। तो वहां पर एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की गई जो ह्यूमन बेस्ड थी, बट किसके लिए थी? मशीन के लिए। ठीक है, आज के टाइम में हम जैसे बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज, तो वो वहीं से डेवलप हुई है आपकी। अब थर्ड जनरेशन के अंदर आपका क्या हुआ? कीबोर्ड एज इनपुट डिवाइस एंड मॉनिटर फॉर आउटपुट यूज हुआ। थर्ड जनरेशन के अंदर हमने पढ़ा ना कि इनपुट और आउटपुट का कंसेप्ट आ गया था। सिविल माइंड में कंसेप्ट बन गया था कि भी हाँ कोई इनपुट के लिए डिवाइस हो और जो रिजल्ट आए वो पंच कार्ड की जगह कोई स्क्रीन पे अगर आए डिस्प्ले हमें शो हो तो और बढ़िया है। तो वो चीज आपकी थर्ड जनरेशन के अंदर आके आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हो चुकी थी। जब जो थर्ड जनरेशन के अंदर कंप्यूटर डेवलप हुआ वो है आपका IBM 370। एक एक जरूर याद रखो हर एक जनरेशन के अंदर। फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सा कंप्यूटर था? एनीवेयर, यूनिवेयर, कोई भी लगा। सेकंड के अंदर IBM 1620 और थर्ड के अंदर IBM 370। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करके चीजें अगर पढ़ोगे समझोगे तो आसान रहेगा। द लास्ट फोर्थ जनरेशन, ठीक है, फोर्थ जनरेशन आप लास्ट बना सकते हो या फिफ्थ जनरेशन आप लास्ट बना सकते हो। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन के अंदर अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो आज के टाइम में एक 5-1 साल का गैप देके, ठीक है, मतलब आज से 5-1 साल पहले का जो आप कंप्यूटर देखते थे या 10 साल पहले जो कंप्यूटर देखते थे वो एक्सप्लेन कर सकते हो फोर्थ जनरेशन के अंदर। फिफ्थ के अंदर जो आज के टाइम में आप कंप्यूटर देख रहे हो वो एक्सप्लेन कर दो, उसमें कोई बताने चीज है नहीं। फिफ्थ जनरेशन में जो आपके कंप्यूटर हैं सारी चीजें आपको मालूम है। फोर्थ जनरेशन 1971 टू टिल डेट, मतलब आज की तारीख तक। इसमें आप आज की तारीख तक का मत लो, उसमें ले लो आप 1970 टू 1990, 1990 तक का ले लो। ठीक है, क्योंकि रिवोल्यूशनरी जो चेंजेस आए हैं कंप्यूटर के अंदर वो आफ्टर 90 आए हैं। जब से इंटरनेट डेवलप हुआ है उस टाइम पीरियड से कंप्यूटर के अंदर हर दिन कोई ना कोई नया चेंज आता गया है। ठीक है, तो 1970 टू 1989 या 90 तक का फोर्थ जनरेशन में टाइम पीरियड रखो। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आप बताओगे? यूज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे काफी ज्यादा अलग अलग काम के लिए, ट्रांजिस्टर को हमने मर्ज कर दिया थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी में। अब आईसी भी हम एक से ज्यादा यूज करने लगे, फिर हम कंप्यूटर बना चुके हैं तो हम ये तो कहेंगे नहीं कि कंप्यूटर से सिर्फ एक ही काम करना है। हम अब सोच रहे हैं कि कंप्यूटर ये भी काम कर ले वो भी काम कर ले, तो हर एक काम के लिए हम कंप्यूटर के अंदर अलग से एक आईसी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जो पहले आपका सीपीयू था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, ठीक है, जो पहले टेबल की फॉर्म में था अब वो आपका एक बिस्किट की शेप में आ गया, छोटा सा। ठीक है, पहले तो पूरा फर्स्ट जनरेशन के अंदर एक रूम के टाइप का साइज था, सेकंड में वो हाफ हो गया, थर्ड में 1/3 हो गया, फोर्थ में आगे वो फिर पूरा आपका एक पैकेट के अंदर आ गया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आप जिसको बोल सकते हो। द कंसेप्ट ऑफ लैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, ठीक है, ये नेटवर्क है। नेटवर्क और इंटरनेट में फर्क है। नेटवर्क का मतलब है दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करके कम्युनिकेट करना। ठीक है, इंटरनेट का मतलब है दो या दो से ज्यादा। ठीक है, अभी दो कंप्यूटर रखने हैं, आपको एक दूसरे के अंदर डाटा ट्रांसफर करना है तो वो नेटवर्क एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह कोई डाटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए इंटरनेट नेटवर्क चाहिएगा, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि फिफ्थ जनरेशन में आओ तो आफ्टर 90 का कंसेप्ट लेके चले। आप उसमें टाइम पीरियड रख लेना 1992 टू टिल डेट। ठीक है, अभी हम फोर्थ में है तो 1972 टिल 1990 का कर लो। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यहाँ जो फोर्थ जनरेशन के अंदर है जो एक नई चीज आपको मिली वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका कंप्यूटर है उसको पहले हम मैनुअली ऑपरेट करवा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से ऑपरेट करवा रहे थे। अब हमने उसके अंदर क्या किया, एक ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर डाल दिया जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका अलग से एक एक्सप्लेनेशन आता है 5 मार्क्स का,
पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करो, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी फोर्थ जनरेशन के अंदर आपका था डोस या विंडो, विंडो एक्स भी आपने सुना होगा, ठीक है। 7 आपने सुना होगा, ये भी यूज भी किया हो। 8 है, अभी आपका 10 और 11 चल रहा है। तो ये सारे क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके हार्डवेयर को एक्टिव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए। वही बात कि जो आपने मान लो मार्केट से नया कंप्यूटर ले लिया, लैपटॉप ले लिया, लेकिन उसके अंदर विंडो नहीं डाली, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला, तो वो प्रोसेस नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जो आपका कंप्यूटर बना था अब उसके अंदर डोस सिस्टम आ गया, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाल दे जिससे फिर वो ऑटोमेटिकली काम करे आपके अकॉर्डिंग, आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो वो कंसेप्ट आपका फोर्थ जनरेशन के अंदर आया, हाई लेवल प्रोग्रामिंग। अब यहाँ से आपकी एक पूरे कंप्यूटर की एडवांस जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, नए नए जो भी आप फीचर बता सकते हो अपने बता सकते हो। जैसे अब यहाँ आ गया ग्राफिक यूजर इंटरफेस। पहले जो जो चीज़ें थी वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखती थी, तो एक पीछे ब्लैक स्क्रीन है, उसके ऊपर नंबर आते थे, उन नंबर को ये पढ़ के साइंटिस्ट समझते थे चीज़ों को। और एक और खास पॉइंट कि अब तक जो भी कंप्यूटर बना है वो पब्लिक यूज के लिए नहीं था, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए नहीं था। जो भी साइंटिस्ट उस कंप्यूटर पे काम कर रहे थे वो अपने लिए ही कर रहे थे, वो पब्लिक के लिए नहीं थे, ठीक है। फोर्थ जनरेशन तक जो कंप्यूटर थे वो साइंटिस्ट के अपने यूज के लिए थे, वो अपनी रिसर्च के लिए थे, वो आम पब्लिक के लिए नहीं थे। आफ्टर फोर्थ जनरेशन आपका जो कंप्यूटर मार्केट में आया पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम पीसी बोलते हैं, जो नाम दिया गया वो इसलिए दिया गया पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। जब वो आम पब्लिक के लिए यूज होने लगे, ठीक है, क्योंकि साइज छोटा हो गया, आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते थे, सूटकेस में बिजनेस ऑफिस में लेके जा सकते थे, इसलिए वो एक पर्सनल कंप्यूटर हो गया, तो पीसी नाम दिया गया, वहीं से आपका नाम आया ये। ग्राफिक यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, जो चीजें अभी जैसे आपको स्क्रीन पे ये फाइल जो दिखाई दे रही है, कलरफुल चीजें दिखाई दे रही है, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अभी माउस से ये क्लिक करना है तो क्लोज हो जाएगा, मिनिमाइज करेंगे तो बंद नीचे आ जाएगा। ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती हैं, या हम क्या बोलते हैं इनको, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अमूमन आपको 2 मार्क्स के अंदर ये पूछा जाता है, बट GUI का फुल फॉर्म क्या है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आप चीजों को देख के पहचान सकते हो, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको चीजें स्क्रीन वाइज अलग से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसी जो अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है यही आपका क्या बोला जाता है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आने के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर सारी चीजें यूज के लिए आसान हो गई, क्योंकि हम देख के पता लगा सकते हो कि हाँ भाई ये क्लोज का बटन है, ये ओपन का बटन है, ठीक है। पहले क्या था, हमें टाइप करके कमांड देनी पड़ती थी, भाई मुझे ये ओपन करना है, ये काम करना है, ये प्लस करना है, ये माइनस करना है, हर एक चीज के लिए आपको टाइप करके एंटर करना पड़ता है, कमांड देनी पड़ती थी। तो वो थोड़ा सा एक्सपर्ट के लिए तो ठीक है, अब नॉर्मल पर्सन के लिए वो काफी मुश्किल काम है। तो जो GUI आया था, यूजर इंटरफेस आने के बाद ये चीजें आम पब्लिक के लिए आसान होगी, तो वो पर्सनल कंप्यूटर अपना रखने भी लगे, ठीक है। हाई स्टोरेज कैपेबिलिटी, अब डाटा भी सेव करने लगे आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर इज पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ तक आपका क्या होगा, पर्सनल कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन में आके डेवलप हो चुका है। इसके बाद अगर आप आगे फिफ्थ जनरेशन भी अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, और उसके अंदर अपनी तरफ से जो चीज़ें जानते हो कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, वो टाइप कर देना, वो लिख देना। उसमें कोई बताने की चीज़ नहीं है भी हाँ हाई स्टोरेज ऑफ रैम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मेमोरी काफ़ी ज़्यादा है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, एडवांस आपके पीसी आ गए, गेमिंग पीसी हो गए। और एक और पॉइंट जो आजकल यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे भी काम होने लगे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ उसके अंदर ये फीड करके डालना, टाइप करके एंटर करना है, हाँ भाई मुझे ये काम करना है, तो ऑटोमेटिकली वो बताएगा आपको कि भैया ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आजकल आपने एक सुना भी होगा न्यूज़ में चैट जीपीटी का, पता है कि नहीं, एक प्रोग्राम है अभी चैट जीपीटी के नाम से, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है। मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन है,
आप उसमें टाइप करो, वो उसका आपको आंसर देगा। ठीक है, भी ये काम है, या कोई जैसे आपको डेफिनेशन पता करनी, व्हाट इज कंप्यूटर, आपने टाइप कर दिया। एक तो आप गूगल पे सर्च करते हो, वो चीज़ अलग है। एक प्रोग्राम बन गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, जिसमें आप अपना कोई भी क्वेश्चन टाइप करोगे और वो आपको आंसर। तो आज के लिए ये यहाँ तक का बहुत है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से लेके जनरेशन तक। नेक्स्ट में हम अपना शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो बता। हाँ जी, ये सिर्फ आपका एंड्रॉयड वर्जन ही है।